नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 11th करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है समाकलन का अनुप्रयोग क्षेत्रकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेचर। इससे पहले हमने 9th और 10th चैप्टर किया था। 9th चैप्टर के अंदर हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था और 10th चैप्टर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक किया था। आज ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, नाम से स्पष्ट है, क्षेत्रकलन, यानी कि हम किसी समतल के अंदर वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो समाकलन की सहायता से करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है समाकलन का अनुप्रयोग और क्षेत्रकलन के लिए हम समाकलन प्रयुक्त करेंगे। तो आज की वीडियो पहली वीडियो है इस चैप्टर की। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रकलन क्या चीज़ है? क्षेत्रकलन किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया क्षेत्रकलन यानी कि क्वाड्रेचर कहलाती है। इस अध्याय में हम समाकलन की सहायता से साधारण समतलीय वक्र जैसे सरल रेखा, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इन वक्रों को आपने 11th क्लास में अच्छे से समझा था, सरल रेखा, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। हम यहाँ इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि इस चैप्टर के अंदर हमें वक्रों का अनुरेखण करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो हम इस चैप्टर के अंदर सरल रेखा, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त जैसे वक्रों का अनुरेखण करेंगे, तो उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन वक्रों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यह है सरल रेखा। सरल रेखा का जो मानक रूप है वो ax + by + c = 0 ये रूप होता है। एक रैखिक समीकरण रेखा को व्यक्त करती है हमेशा, चाहे x अकेले एक चर के अंदर हो चाहे दो चरों के अंदर हो, xy समतल के अंदर वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। तो रेखा को व्यक्त करने के लिए हमें बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हम ऐसा करते हैं, x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं और y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे और उनको ज्वाइन करने वाली एक रेखा को दर्शा सकते हैं। तो इन बिंदुओं को हम ग्राफ के अंदर दर्शा देते हैं। तो 0, -c पॉइंट में b और -c पॉइंट में a, 0 इन बिंदुओं को हमने ग्राफ में यहाँ a बिंदु और b बिंदु से दर्शा दिया। तो चूँकि ये जो राशि है -c पॉइंट में b, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये राशियाँ a, b और c पर डिपेंड करती है। और इसी प्रकार से ये c पॉइंट में a, -c पॉइंट में a, ये राशि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, a, b और c की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने इन बिंदुओं को a और b x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाया है। आप इसी प्रकार से x और y की अन्य वैल्यूज लेकर बिंदु और भी ज्ञात कर सकते हैं। इन बिंदुओं को आप ग्राफ में दर्शाएंगे और इनको ज्वाइन करने से हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अक्षों के समांतर रेखाएं, अगर x = a हमें दिया गया है तो एक y अक्ष के समांतर रेखा है जो a, 0 से गुजरती है, और y = b यह x अक्ष के समांतर रेखा है जो 0, b से गुजरती है। अब हम इन दोनों को भी ग्राफ में दर्शा देते हैं। तो हमने यहाँ एक्सिस ली, ये x अक्ष हो गई और ये हमारी y अक्ष हो गई। x = a रेखा को दर्शाना है तो यह x = a रेखा हो गई। यह y अक्ष के समांतर रेखा है जो a, 0 से गुजरेगी। इसी प्रकार से यह जो हमने दर्शाई है रेखा, यह y = b रेखा है जो 0, b से गुजरती है। हमने रेखा को अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वक्र पे चलते हैं और नेक्स्ट वक्र है हमारा वृत्त। और वृत्त के हमारे पास में दो मानक समीकरण होते हैं। पहला मानक समीकरण है हमारे पास में x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। यहाँ h, k इस वृत्त का केंद्र है और r इस वृत्त की त्रिज्या है। इसको दर्शाने के लिए हमने xy समतल के अंदर h, k बिंदु को दर्शाया और r त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त को प्लॉट कर दिया है। इसी प्रकार से वृत्त का जो द्वितीय मानक समीकरण है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 रूप का होता है। इस वृत्त का जो केंद्र है -g, -f एवं त्रिज्या r = g² + f² - c से ज्ञात की जाती है। इस वृत्त को भी हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। -g, -f हमने बिंदु ले लिया। यह बिंदु जरूरी नहीं कि प्रथम चतुर्थांश में ही हो, ये g और f की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। हमने दर्शाने के लिए इस बिंदु को प्रथम चतुर्थांश में दर्शाया गया है।
ठीक है, तो हमने आर त्रिज्या ली यहाँ और एक वृत्त को दर्शा दिया इस ग्राफ के अंदर, और इस वृत्त का जो केंद्र है -g, -f और त्रिज्या r है, और r की वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ g² + f² - c से ज्ञात करेंगे। तो अब हम तीसरे प्रकार के वक्र पे चलते हैं जो कि एक परवलय है, और हमने परवलय की 11th क्लास के अंदर 4 मानक समीकरणें पढ़ी थी। परवलय के मानक समीकरण, एक तो समीकरण है y² = 4ax और एक समीकरण है y² = -4ax। ये जो दोनों समीकरण हैं ये दोनों परवलयों के हैं, और ये जो परवलय है ये x अक्ष के प्रति सममित परवलयों के समीकरण है। इसी प्रकार से x² = 4ay और x² = -4ay, ये जो दोनों परवलय है ये परवलय y अक्ष के प्रति सममित होते हैं। अब इन चारों परवलयों के जो समीकरण हैं ये किस प्रकार से इनका अनुरेखण किया जाएगा वो देखिएगा। ये जो परवलय है y² = 4ax ये राइट साइड की ओर ओपन होता है, और ये y² = -4ax ये लेफ्ट साइड की ओर ओपन होने वाला परवलय है। इसी प्रकार से x² = 4ay और x² = -4ay, ये प्लस वाला जो समीकरण है x² = 4ay ये अपर साइड वाला, और x² = -4ay डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर खुलने वाला परवलय है। अब हम इनके वक्र बनाते हैं, किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले y² = 4x, ये जो परवलय राइट साइड वाला, तो इसका वक्र इस प्रकार से है, ग्राफ में दर्शाया गया। हमने यहाँ ये y अक्ष ली और ये x अक्ष ली, और इसका जो शीर्ष है, इन चारों वो जो परवलयों के जो शीर्ष है वो मूल बिंदु ही हैं। तो यहाँ ये शीर्ष है इसका, और ये राइट साइड के अंदर खुलने वाला ये परवलय, और इसकी जो नाभि है a, 0 से दी जाती है, जहाँ a की वैल्यू है x के गुणांक का 1/4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में इसकी नाभि a, 0, नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा है वो हमारे पास में नाभिलंब है, और नाभिलंब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, और नाभिलंब का जो समीकरण है x = a से दिया जाएगा, और इस साइड के अंदर ये नियता है हमारे पास में x = -a से दी जाती है। ये हमारे परवलय को दर्शाया है, परवलय का समीकरण है y² = 4ax। अब हम दूसरे वक्र पे चलते हैं, इसके y² = -4x जो कि लेफ्ट साइड वाला परवलय है। इसकी नाभि -a, 0 और नाभि लंब x = -a से दिया जाएगा, और नियता x = a से दी जाएगी। अब हम तीसरे प्रकार के परवलय पे चलते हैं, x² = 4ay जो कि अपर साइड खुलने वाला है, ये अपर साइड के अंदर खुलने वाला परवलय, और इसकी नाभि 0, a से दी जाती है, और नाभि लंब का जो समीकरण है y = a से, और नियता का जो समीकरण है y = -a से दिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a इकाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी -a इकाई, और चारों ही परवलयों के जो शीर्ष है वो 0, 0 है। नेक्स्ट हमारे पास में x² = -4ay ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाला परवलय है, ये हमने इस ग्राफ के अंदर दर्शाया है, जिसकी नाभि है वो 0, -a और नियता y = a से दी जाती है, और नाभिलंब का जो समीकरण है y = -a से दिया जाता है। इन चारों परवलयों के समीकरण आप ध्यान में रखिएगा, एक y² = 4x और y² = -4x, इन दोनों ये जो दोनों वक्र है ये x अक्ष के प्रति सममित होते हैं। एक राइट साइड के अंदर खुलने वाला परवलय और एक लेफ्ट साइड के अंदर खुलने वाला परवलय, और x² = 4ay और x² = -4ay ये दोनों परवलय y अक्ष के प्रति सममित होते हैं। ठीक है, और एक अपर साइड के अंदर और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाले परवलय है। नेक्स्ट हम दीर्घवृत्त पर चलते हैं, और दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण है x² + a² + y² = 1 से दिया जाता है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, इफ़ a इज ग्रेटर देन b, देन परवलय दीर्घवृत्त है इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, जिसके शीर्ष है दीर्घ अक्ष के सिरे a, 0 और -a, 0, लघु अक्ष के सिरे 0, b और 0, -b से दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो ये दीर्घ अक्ष हो जाएगी, और दीर्घ अक्ष के सिरे हैं यहाँ 0, b और 0, -b, और लघु अक्ष के सिरे a, 0 और -a, 0 से दर्शाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी वक्र हो, हमने उसे प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके संगत y की वैल्यूज़ ज्ञात कर लेंगे, और हमें अनेक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इन बिंदुओं को हम ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे, और उनको ज्वाइन करने से हमें वो वक्र प्राप्त हो जाएगा।
जरूरी नहीं कि हमें इन चारों वक्र ही दिए गए हैं, इनके मानक रूप ही दिए गए हों। हमें ऐसा भी दिया गया हो सकता है कि एक परवलय जिसका शीर्ष है वो 0,0 न होकर भिन्न प्रकार का हो, तो हम उसे भी प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? उसे प्लॉट करने के लिए हम मूल बिंदु को ही उस बिंदु पे शिफ्ट कर देंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि x की वैल्यूज़ के संगत y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये आसान तरीका है। x की वैल्यूज़ के संगत y की वैल्यूज़ निकालिएगा और उनको ग्राफ में दर्शाइएगा और उनको ज्वाइन करने से हमें वक्र प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा, अब हम इस अध्याय के टॉपिक पे चलते हैं, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हाँ, इस अध्याय की 2 प्रमेय हैं। पहली प्रमेय है वक्र y = f(x), x अक्ष और कोटियों x = a और x = b से परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र निम्न द्वारा दिया जाता है। यहाँ हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो क्षेत्रफल किन किन वक्रों से घिरा हुआ है? y = f(x), x अक्ष, कोटियाँ x = a और x = b, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन चारों को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक्सिस बना ली, ये x अक्ष हमारी और ये y अक्ष। मान लीजिएगा ये y = f(x) वक्र है और x = a रेखा है वो इस प्रकार की है और x = b रेखा है वो इस प्रकार से है। ओके, और यहाँ हमारे पास में x अक्ष, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल है वो ये बीच का पार्ट हो गया इनके, और हमने इसको छायांकित कर लिया है। हमने इनको बिंदुओं से छायांकित किया। आप पेंसिल को टेढ़ा रखकर छायांकित भी कर सकते हैं या तिरछी लाइनों से क्रॉस करके भी उसे छायांकित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे छायांकित कर लिया है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं हम। तो अभी क्षेत्रफल हम इसका नामकरण भी दे देते हैं, इन बिंदुओं को दे देते हैं। ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, इनको दर्शा देते हैं। माना कि ये ए बिंदु है, बी, सी और डी। तो अभी क्षेत्रफल हमारा होगा ए बी सी डी, ए से परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक आयताकार पट्टिका बनाएंगे। और मान लीजिएगा हमने ये आयताकार पट्टिका बनाई और ये पट्टिका मैंने y अक्ष के समांतर बनाई है। तो देखिएगा ये y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई तो y होगी, और चूंकि x अक्ष की दिशा के अंदर इसकी लंबाई अल्पांश है तो मैंने अल्पांश लंबाई dx ली। तो ये तो y लंबाई होगी और x अक्ष की दिशा के अंदर इसकी चौड़ाई dx होगी। और इस पट्टिका को एक आयत की तरह समझा जा सकता है। तो हमारे पास में ये जो क्षेत्रफल आएगा इस पट्टिका का y dx, इस प्रकार से अनेक प्रकार पट्टिकाएं बनाई जा सकती है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये अनेक प्रकार की पट्टिकाएं बनाई जा सकती है। और इन पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम योगफल की सीमा के रूप में जब समाकलन को व्यक्त किया था तो उसमें हमने लिमिट लगाई थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल का योग हम कर सकते हैं समाकलन की सहायता से। तो हमने इसका क्षेत्रफल लिखा y dx, एक इस पट्टिका का क्षेत्रफल, और dx की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर और b तक। ये पट्टिका यहाँ से प्रारंभ होकर और यहाँ तक जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ x = a है और यहाँ x = b है, यानी कि x की सीमाएं a से लेकर b तक। और हम यहाँ y का मान रखेंगे और y यहाँ हम कहाँ से रखेंगे? y की वैल्यू पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है वहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे। तो y का मान रखा हमने f(x) एंड dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर b तक। तो ये जो वक्र y = f(x), x = a और x = b और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। और ये सूत्र है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इस एक प्रमेय और है, x = fy, y अक्ष और कोटियाँ y = a और y = b से परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र निम्न द्वारा दिया जाता है। यहाँ हमारे पास में ये वक्र एक्सिस हो गई, x अक्ष और ये y अक्ष। और मान लीजिएगा x = fy है, ये वक्र है, और y = a रेखा और y = b रेखा ये निम्न प्रकार दर्शाई गई है। और ये हो गई हमारी y अक्ष। इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारा ये वाला है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम अब की बार x अक्ष के समांतर पट्टिका बनाएंगे। अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिया a, b, c और d। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने एक पट्टिका बनाई जो कि x अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले तो हमने अभी क्षेत्रफल लिखा = a b c d a का क्षेत्र, a b c d a का क्षेत्रफल। ये बंद वक्र है, इस कारण से हम इसको a से स्टार्ट करते हुए a तक ही लिखेंगे। a b c d a का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने x अक्ष के समांतर पट्टिका बनाई। इसकी लंबाई तो x हो गई और चौड़ाई है क्योंकि अल्पांश है इसलिए dy ली गई है। तो अभी क्षेत्रफल अब होगा हमारे पास में a से b
एक्स डी वाई, ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। तो एक्स डी वाई तो इस एक पट्टिका का क्षेत्रफल है और इन पट्टिकाओं को हमने y बराबर a से लेकर y बराबर b तक जोड़ना है, यानी कि y की सीमाएं a से लेकर b तक। x का मान रखा हमने एफ वाई डी वाई और इंटीग्रेशन इसका a से लेकर b तक। तो इस प्रकार से हम x बराबर एफ वाई, y बराबर a, y बराबर b और y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल है इस सूत्र की सहायता से या इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सममित क्षेत्रफल को समझते हैं। यदि वक्र किसी निर्देशीय अक्ष या किसी रेखा के प्रति सममित हो तो किसी एक सममित भाग का क्षेत्र ज्ञात करके उसको सममित भागों की संख्या से गुणा करके अभिन्न क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है वृत्त एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमें वृत्त दिया गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो वृत्त है इस वृत्त का केंद्र है मूल बिंदु है और त्रिज्या इसकी ई है। तो हम इस वृत्त को ग्राफ के अंदर दर्शा लेते हैं। हमने एक्सिस बनाई और एक वृत्त बना दिया हमने और इस वृत्त का जो केंद्र है मूल बिंदु है और इसकी त्रिज्या है ए इकाई है। और अभिन्न क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने, तो यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये चारों चतुर्थांशों में सममित है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के प्रति सममित है। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये अभिन्न संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इन बिंदुओं को नामकरण दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे तथा यह दोनों अक्षों के प्रति सममित है, अतः वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 गुना प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखने के लिए हम इन बिंदुओं को नाम देते हैं। इसे मूल बिंदु O और यहाँ ए त्रिज्या थी इसकी, तो ये बिंदु हमारे पास में a,0 और ये बिंदु B। तो अभिन्न क्षेत्रफल होगा इज इक्वल टू 4 गुना OABO का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने एक पट्टिका बनाई और ये पट्टिका हमने y अक्ष के समांतर ली, ये इस प्रकार से। और ये क्षेत्रफल हमारे पास में होगा y dx, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर a तक। तो अभिन्न क्षेत्रफल हमारे पास में 4 गुना इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a y dx। और यहाँ y की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है वहाँ से हमने y की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पट्टिका का शीर्ष वृत्त पर है और वृत्त की समीकरण एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन, तो हमें प्राप्त होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि ये y अक्ष की धन दिशा है इसलिए हम यहाँ y का मान धनात्मक लेंगे, यानी कि y का मान हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx और इसका इंटीग्रेशन 0 से a। ये अभिन्न क्षेत्रफल हो गया और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 4 एज इट इज और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ x बटा में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बाई a और इसकी सीमाएं 0 से लेकर a तक। अब हम सर्वप्रथम अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखी हमने तो हमें प्राप्त हुआ a इसके अंदर रखा तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, यानी कि 0 बन गया तो ये टर्म 0 आ गई। यहाँ a रखा तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, यानी कि 1 हो गया साइन इनवर्स 1, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 और माइनस 0 रखने पर ये टर्म 0 हो गई और 0 रखने पर साइन इनवर्स 0 बना, यहाँ ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा 4 गुना 0 प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 1 और माइनस का 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बटा में 2, यानी कि ये बनेगा हमारे पास में ए स्क्वायर पाई बटा में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, जो कि इस वृत्त का क्षेत्रफल है। क्योंकि इसकी त्रिज्या a है तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने इस समाकलन की सहायता से ज्ञात किया है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर इस वृत्त का अभीष्ट क्षेत्रफल है। अब हम x अक्ष के पारित क्षेत्रफल एरिया ऑफ कर्व अराउंड x एक्सिस, क्योंकि x अक्ष से ऊपर जो भाग होता है क्षेत्र वो पॉजिटिव होता है और x अक्ष से जो नीचे का जो भाग है वहाँ क्षेत्रफल नेगेटिव होता है। क्षेत्रफल सदैव एक धनात्मक राशि है। यदि क्षेत्रफल का कुछ भाग x अक्ष से ऊपर है जो कि धनात्मक होगा तथा कुछ भाग x अक्ष के नीचे जो कि ऋण होगा तो दोनों भागों की अलग अलग गणना करके उनके संख्यात्मक मानों का योग करके अभिन्न क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया, हमें क्वेश्चन में कहा गया y इज इक्वल टू कोस एक्स तथा x अक्ष
से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच की है। तो y बराबर कोस x का वक्र प्लॉट कर लेंगे हम। तो यहाँ देखिएगा हम x की वैल्यूज़ रखेंगे और उसके संगत y की वैल्यूज़ ज्ञात कर लेंगे। तो कोस की वैल्यूज़ हम जानते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें मालूम है, और इसके आगे की वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये रेडियन के अंदर है तो हम वैल्यूज़ भी रेडियन के अंदर रखेंगे x की। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं और जिसके अंदर हमने मूल बिंदु लिया और अंतराल ले लेते हैं π/2 का, क्योंकि हमने 0 से पाई तक जाना है तो हमने अंतराल ले लिया π/2 का, π/2 पाई 3π/2। और चूंकि हमने पाई तक ही बनाना है तो हम यहाँ 3π/2 तक ही ले लेते हैं, नहीं तो 2π तक नॉर्मली हम वक्र को प्लॉट करते हैं। और चूंकि कोस x का अधिकतम मान 1 होता है तो हमने y अक्ष की दिशा में 1 और ऋण y अक्ष की दिशा के अंदर -1, और हम इस वक्र को प्लॉट करते हैं तो हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, और कोस पाई की वैल्यू -1, और कोस 3π/2 की वैल्यू हमारे पास में 0 होती है। ठीक है, और कोस -π/2 यहाँ -π/2 होगा, और कोस -π/2 की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि हमने जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो 0 से लेकर पाई के मध्य है, x की वैल्यू 0 से पाई के मध्य, यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ और पाई यहाँ। ठीक है, इनके मध्य है, और x अक्ष से भी परिबद्ध और इस वक्र से भी परिबद्ध। तो ये वक्र इस प्रकार का है, यहाँ ये वक्र है और x अक्ष ये है। तो इन चारों से परिबद्ध कौन कौन सी, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर पाई, ये रेखा हो गई, और x अक्ष और ये वक्र, इन वक्रों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है हमारे पास में, ये अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। ओके, यहाँ हमने पाई की वैल्यू भी दर्शाई है, पाई की वैल्यू -1 और 0 पे वैल्यू 1 है। तो इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल है, ये इस प्रकार से हमने दर्शाया है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि x अक्ष से जो ऊपर जो क्षेत्र होता है वो प्लस का होता है, और नीचे x अक्ष के नीचे ये ऋण क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग गणना करेंगे, तो हम इनके नामकरण भी देंगे। तो हमने इसे a बिंदु मान लिया और इसे b बिंदु मान लिया, इसी प्रकार से इस बिंदु को हमने c और इस बिंदु को हमने d मान लिया। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल का कुछ भाग x अक्ष के ऊपर जो कि धनात्मक होगा तथा कुछ भाग x अक्ष के नीचे है जो कि ऋणात्मक होगा। तो अभी क्षेत्रफल की गणना के लिए हम ऊपर वाले इस भाग को हटा देते हैं और वक्र को ऊपर ले जाते हैं। अब हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास में कौन सा होगा, ये OABO का क्षेत्रफल प्लस ACDA का क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू OABO का क्षेत्रफल प्लस ACDA का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफलों की हम पृथक पृथक गणना कर रहे हैं, और क्योंकि ये जो भाग है ऋणात्मक होगा तो हम इसके लिए मॉडुलस का भी प्रयोग करेंगे। तो OABO का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम पट्टिका लेंगे इस प्रकार से y अक्ष के समांतर, और हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 0 से π/2। ये पट्टिका यहाँ 0 से π/2 तक की जोड़ेंगे, और y dx यानी कि y हमने वक्र की समीकरण से लिखना है जो कि cos x एंड dx है, प्लस यहाँ हमने π/2 से π/2 से लेकर पाई तक, और cos x एंड dx जो वक्र है हमारे पास में वो x अक्ष के नीचे की ओर है, इसलिए हमने मॉडुलस भी प्रयोग किया है। क्योंकि y की वैल्यू यहाँ ऋणात्मक होगी तो हमने ऋणात्मक लगाने की बजाय यहाँ मॉडुलस का प्रयोग कर दिया। ओके, तो वक्र हमारे पास में cos x एंड dx, एंड इसका इंटीग्रेशन है π/2 से लेकर पाई तक। अब हम इन इंटीग्रेशंस को सरल कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर हमने यहाँ पट्टिका लेते हैं, यहाँ स्ट्रिप ली हमने, तो पट्टिका 0 से लेकर पाई तक है, cos x वक्र पर रहेगी उसका शीर्ष, और यहाँ अगर हम पट्टिका लेते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो उसका बॉटम रहेगा। तो इस कारण से हमने यहाँ मॉडुलस प्रयोग किया है। ओके, तो 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से पाई एंड cos x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन एंड मॉडुलस भी है यहाँ। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और 0 से π/2 प्लस, और यहाँ भी sin x और π/2 से लेकर पाई तक लिमिट है और मॉडुलस प्रयोग किया हुआ है। हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ, पहले π/2 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा sin π/2 माइनस sin 0 प्लस मॉडुलस ऑफ sin पाई माइनस sin π/2। sin π/2 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बना 1 माइनस 0 प्लस, और sin पाई की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू 1, तो ये 0 माइनस 1 बना, और मॉडुलस की हेल्प से ये हमारे पास में प्लस का हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है,
उम्मीद है आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे के पार्ट्स के अंदर हम 11.1 के क्वेश्चन सरल करेंगे और उसके पश्चात हम दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर, और फिर हम उस के आगे 11.2 और मिसलेनियस के क्वेश्चन भी सरल करेंगे। थैंक यू।